हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है विशेष फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में। तो इसके पीछे वाली क्लास में हमने क्या टॉपिक डिस्कस किया था? बताओ क्या डिस्कस किया था? इसकी जो पीछे वाली क्लास ली थी हमने, आज और कुछ डिस्कस करेंगे। इसके पीछे वाली में क्या किया था बताओ? युग्म उत्पादन, पेयर प्रोडक्शन किया था। ठीक है, पेयर प्रोडक्शन की जो अवैध समीकरण थी उसका डेरिवेशन किया था। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा वो है अपनी देहली अभिक्रिया, जिसे नाम रिएक्शन थ्रेशोल्ड। क्या नाम है? रिएक्शन थ्रेशोल्ड। तो सबसे पहले तो देहली अभिक्रिया किसे कहते हैं समझना होगा आपको कि देहली अभिक्रिया किसे कहेंगे, क्या होता है देहली अभिक्रिया में। तो मैं बात करता हूँ, मान लो विथ एग्जाम्पल। वैसे आपने देहली अभिक्रिया पढ़ी हुई है शायद 12th क्लास में, बिल्कुल राइट। जो आपके न्यूक्लियर वाला चैप्टर था, 14 या 15 नंबर का चैप्टर था, शायद वहीं पढ़ी होगी आपने देहली अभिक्रिया। वैसे आप थर्ड ईयर में भी पढ़ोगे देहली अभिक्रिया न्यूक्लियर फिजिक्स में। तो आज अपन बात करते हैं इस देहली अभिक्रिया की। तो इसमें होगा क्या, देखो देहली अभिक्रिया। देहली अभिक्रिया इसका मीनिंग क्या हो गया कि कोई भी रिएक्शन होती है उसको स्टार्ट होता है। मान लिया कि आपके पास कोई रिएक्शन है, कोई रिएक्शन क्या करेगी, स्टार्ट करवानी। तो उस रिएक्शन को स्टार्ट करवाने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वही क्या कहलाती है, अपनी देहली अभिक्रिया। यानी अपन कह सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन है उसको जब स्टार्ट करवानी है, यानी किसी भी पार्टिकल से या कोई भी उच्च ऊर्जावान कण है, कोई हाई एनर्जी वाला पार्टिकल है, उससे क्या करते हैं अपन, कोई भी रिएक्शन को स्टार्ट करवाते हैं तो जो न्यूनतम अपने पास जो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होती है, मिनिमम रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी, यानी जो अपने पास न्यूनतम गतिज ऊर्जा होती है, जितनी आवश्यकता हो, यानी किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट कराने में जितनी अपने पास गतिज ऊर्जा की आवश्यकता होती है या न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वही क्या कहलाती है, देहली अभिक्रिया ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, ये तो एक सिंपल सी डेफिनेशन जो आप 12वीं में पढ़ के आए हो। अब मैं बात करता हूँ कोई भी एक रिएक्शन की। मान लिया कि एक क्या है, कोई हाई एनर्जी वाला पार्टिकल है, बी क्या है, कोई लक्ष्य है। लक्ष्य यानी कोई टकराएगा, यानी ये वाला पार्टिकल कैसा है, हाईली एनर्जी वाला है, ये वाला मान लिया कि रेस्ट में। ठीक है, इज इक्वल टू जब कोई पार्टिकल टकराएगा तो वो क्या करता है, यानी कोई उच्च ऊर्जावान कण है वो किसी लक्ष्य नाभिक से टकराएगा। मान लिया कि ये उच्च ऊर्जावान कण है, ये लक्ष्य नाभिक से टकरा रहा है। टकराने के बाद करेगा क्या, करेगा ये अन्य उत्पाद को उत्पन्न करेगा। अन्य उत्पाद यानी यहाँ पे मैं मान लेता हूँ C और D उत्पन्न कर दिए। ठीक है, क्या होगा इसमें, मान लिया कि इसका मैंने द्रव्यमान m मान लिया, इसका मान लिया m2, इसका मान लिया m3 और इसका मान लिया m4। जस्ट एक मैथमेटिकल कंसेप्ट से समझा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो A हो गया, B हो गया, ये कोई हाईली एनर्जी पार्टिकल था, ये किससे टकराया, B से। टकराने के बाद क्या हुआ, इसमें दो नए उत्पाद उत्पन्न हुए C और D, जिनका द्रव्यमान मान लिया m3 और m4। यदि मैं बात करता हूँ इसमें मास डिफेक्ट, यानी दोनों में मास का जो अंतर होगा टक्कर से पहले और टक्कर के बाद, यदि आपको डेल m निकालना हो तो बताओ कैसे निकालोगे, इसमें कैसे निकालोगे बताओ डेल एम। डेल एम कैसे निकलेगा, फाइनल मास माइनस इनिशियल मास। तो क्या निकलेगा, फाइनल मास माइनस इनिशियल मास। ठीक है, ऐसे ही तो निकलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, अपने पास फाइनल मास कितना है, m3 प्लस का m4 माइनस का ये कितना हो जाएगा, m1 प्लस का m2। यानी कह सकते हैं कि ये अपना क्या होगा, डेल मास होगा, तो डेल m होगा, सॉरी, तो डेल m, ये क्या, डेल m पॉजिटिव होगा। तो डेल m पॉजिटिव होने के लिए क्या चाहिए अपन को, कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए। तो डेल m को पॉजिटिव होने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वही अपनी एनर्जी क्या कहलाएगी, अपनी देहली अभिक्रिया कहलाएगी या फिर अभिक्रिया ऊर्जा कहलाएगी। ठीक है, देहली अभिक्रिया ऊर्जा कहलाएगी। तो इसमें यही कंसेप्ट है कि कोई भी रिएक्शन को पॉसिबल या स्टार्ट कराने के लिए जो न्यूनतम गतिज ऊर्जा की आवश्यकता होती है वही क्या कहलाती है, अपनी देहली अभिक्रिया ऊर्जा कहलाती है, थ्रेशोल्ड काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। तो यही इसका कंसेप्ट है। तो इसमें क्या होगा, देखो डेल एम इज इक्वल टू क्या करना है, मास डिफेक्ट निकालना है, दोनों के मास का डिफरेंस आ जाएगा। ये अभिक्रिया के बाद का माइनस अभिक्रिया के पहले, यानी फाइनल मास माइनस इनिशियल मास। तो ये क्या आ जाएगा, डेल एम, और डेल एम पॉजिटिव जब भी होगा जब क्या होगा, इसमें कुछ ना कुछ वो रिएक्शन पॉसिबल होगी काइनेटिक एनर्जी के द्वारा। ठीक है, तो लिख लीजिए, इसमें पहले मैं इसका एक कंसेप्ट निकाल लेता हूँ फिर अपन चलते हैं आगे। लिख लीजिए, इसकी पहले डेफिनेशन लिख लीजिए आप, कि जब एक उच्च ऊर्जा का कण किसी लक्ष्य से टक्कर करता है, जब एक उच्च ऊर्जा का कण किसी लक्ष्य से टक्कर करता है, जब एक उच्च ऊर्जा का कण किसी लक्ष्य से या टारगेट से टक्कर करता है और दो या दो से अधिक कणों का उत्पादन करता है, और दो या दो से अधिक कणों का उत्पादन करता है, और दो या दो से अधिक कणों का उत्पादन करता है, दो या दो से अधिक कणों का उत्पादन करता है,
जिसमें कम से कम एक कण प्रारंभिक कण से अलग हो, जिसमें कम से कम एक कण प्रारंभिक कण से अलग हो, तो मान लिया कि टक्कर से पहले कणों के द्रव्यमान m1 तथा m2 है। टक्कर से पहले कणों के द्रव्यमान या टक्कर से पूर्व कणों के द्रव्यमान क्रमशः m1 व m2 है तथा टक्कर के पश्चात कणों के द्रव्यमान m3 और m4 है। टक्कर के पश्चात कणों के द्रव्यमान m3 और m4 है। तो माना कि अंतिम उत्पाद वाले कणों के द्रव्यमान का योग, अंतिम उत्पाद वाले कणों के द्रव्यमानों का योग, अंतिम उत्पादों वाले कणों के द्रव्यमानों का योग प्रारंभ के कणों के द्रव्यमान के योग से, अंतिम उत्पाद वाले कणों के द्रव्यमानों का योग प्रारंभ के कणों के द्रव्यमान के योग से अंतर डेल m रखता हो तो अब ये जो मैंने लिखा ये लिख लीजिए आप कंप्लीट, ये रिएक्शन, ये इसके m, ये डेल m, यहाँ तक लिख लीजिए आप पूरा। लिख दिया। फिर लिखिए यदि डेल m धनात्मक है तो अभिक्रिया होने के लिए यदि डेल m धनात्मक है तो अभिक्रिया होने के लिए प्रक्षेप्य तथा लक्ष्य के बीच न्यूनतम गतिज ऊर्जा होनी चाहिए। प्रक्षेप्य यानी जो स्टार्टिंग वाला पार्टिकल था हाईली एनर्जी वाला और एक जो टारगेट था, उन दोनों के बीच की बात कर रहा है। प्रक्षेप्य या प्रथम तथा लक्ष्य के बीच न्यूनतम गतिज ऊर्जा होनी चाहिए। यह न्यूनतम गतिज ऊर्जा ही अभिक्रिया की दैलीय ऊर्जा कहलाती है। यह न्यूनतम गतिज ऊर्जा ही अभिक्रिया की दैलीय ऊर्जा कहलाती है। अब लिख लो गणितीय विश्लेषण, इसका लिख लीजिए आप गणितीय विश्लेषण। उसमें लिखिए दैलीय अभिक्रिया ऊर्जा को समझाने के लिए एक नाभिकीय अभिक्रिया की कल्पना करते हैं। दैलीय अभिक्रिया ऊर्जा को समझाने के लिए एक नाभिकीय अभिक्रिया की कल्पना करते हैं। और ये रिएक्शन वापस लिख लेना A+B C+D। ये रिएक्शन वापस लिख लेना A+B और C+D। नाभिकीय अभिक्रिया में उपस्थित कण A एक ऊर्जावान कण है। नाभिकीय अभिक्रिया में उपस्थित A एक ऊर्जावान कण है, यानी ये क्या एक ऊर्जा वाला पार्टिकल है, एनर्जी वाला पार्टिकल है। A एक ऊर्जावान कण है और कण B एक विराम कण है। ऊर्जावान कण A विराम कण B से टक्कर करता है। ऊर्जावान कण A विराम कण B से टक्कर करता है। विराम कण B से टक्कर करता है, जिसके कारण उत्पाद C और D का निर्माण होता है। जिसके कारण उत्पाद C और D का निर्माण होता है। जिसके कारण उत्पाद C और D का निर्माण होता है। माना ऊर्जावान कण A का विराम द्रव्यमान, माना ऊर्जावान कण A का द्रव्यमान लिख लेना, ठीक है।
माना ऊर्जावान कण ए का विराम द्रव्यमान ही लिख लो, विराम द्रव्यमान m1 है, क्योंकि विराम नहीं लिखोगे तो वापस आप कंफ्यूज हो जाओगे। माना कि ऊर्जावान कण ए का विराम द्रव्यमान m1 है और संवेग p1 है, और संवेग p1 है और कुल ऊर्जा E1 है। विराम द्रव्यमान m1, संवेग p1 और कुल ऊर्जा E1 है। ये अपन ने किसका लिखा? ये लिखा है केवल A का, ठीक है। फिर लिखिए विराम कण B का संवेग, विराम कण B का संवेग p2 है, p2 बराबर 0 भी कर देना, क्योंकि ये पार्टिकल कैसा है? स्थिर है, रेस्ट में। विराम कण B का संवेग p2 = 0 है और विराम द्रव्यमान m2 तथा कुल ऊर्जा E2 है, और विराम द्रव्यमान m2 तथा कुल ऊर्जा E2 है। अब क्या करते देखो, अब अपन करते हैं कि ये रिएक्शन मानते हैं, ये रिएक्शन मैं थोड़ी साइड में लिख देता हूँ डायरेक्शन करने के लिए। तो क्या करते हैं अपन, मान लिया कि अपने पास कोई रिएक्शन थी A + B C + D, वो कॉपी पेन को साइड में, सबका ध्यान बोर्ड पे। A + B क्या है? A वाला हाईली एनर्जी का पार्टिकल है, इसमें क्या मान लिया? इसका विराम द्रव्यमान m1, B का क्या माना? विराम द्रव्यमान m2, ठीक है। इसके जो संवेग है p1, इसका माना है p2, जो कितना होगा आपका? 0 होगा। इसकी कुल ऊर्जा E1 और इसकी कुल ऊर्जा E2, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मैं करता हूँ क्या? मैं ऊर्जा संवेग संबंध लिखता हूँ। क्या? ऊर्जा संवेग संबंध। देखो ऊर्जा संवेग संबंध वही अपन लिखते आए, E² = P² C² प्लस का m0² C4। कोई डाउट? नहीं डाउट। यदि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, E² माइनस का P² C² = m0² C4। ये तो कॉमन रिएक्शन होती है, वही लिखी है मैंने। अब यदि यही इक्वेशन है, इसको मैं क्या करता हूँ? एक पार्टिकल A के लिए लिखता हूँ, एक पार्टिकल B के लिए लिखता हूँ, ठीक है। तो ऊर्जावान कण A के लिए, ऊर्जावान कण, देखो ऊर्जावान कण A के लिए मैं बात करूंगा तो ये क्या आएगा बताओ? E1², क्योंकि इसकी E1 है, इक्वल माइनस का यहाँ पे P की जगह क्या आ जाएगा? P2² C², ऐसे का ऐसे, और यहाँ पे विराम द्रव्यमान कितना माना है? m1² और C4। एक तो ये आ जाएगी इक्वेशन। ऐसे ही मैं क्या करूँ? विराम द्रव्यमान, विराम कण B के लिए, विराम कण B के लिए, तो B के लिए बताओ क्या आएगा? B के लिए आएगा अपने पास वही E2² माइनस का ये P1 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ये A के लिए लिखा है। ये क्या आ जाएगा? P2² C² माइनस का m2² और C4, क्योंकि यहाँ पे क्या माना? ये चीज़ मानी, तो इसके लिए ये लिख दिया। अब अपन जानते हैं कि जो P2 होता है वो इस B के लिए तो कितना होता है? 0 होता है। तो इसको क्या हो जाए? लिख सकता हूँ मैं E2 = क्या आ जाएगा? m2 और C², ये वाली टर्म आ जाएगी। कोई किसी को डाउट? तो ये हो गया आपके पास कितनी? ये हो गई फर्स्ट, ये हो गई सेकंड और ये हो गई थर्ड। अब मैं क्या करता हूँ? अब मैं लिखता हूँ चतुर्विम संवेग की परिभाषा से, यानी चतुर्विम संवेग के टर्म में लिखता हूँ। तो बताओ चतुर्विम संवेग के टर्म में क्या होगा? चतुर्विम संवेग की परिभाषा से या से डायरेक्ट लिख लो चतुर्विम संवेग से। तो देखो ये क्या होता है? P वेक्टर = P μ, तो P क्या हो जाएगा अपने पास? P और आयोटा E/c की फॉर्म में होगा, यही होगा। यदि मैं सबका अलग अलग लिखता हूँ तो ऊर्जावान कण A के लिए, ऊर्जावान कण A के लिए चतुर्विम संवेग, ये देखो सब चल रहा है, वो किस में चल रहा है? चतुर्विम संवेग 4 मोमेंटम में। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास? P1 μ = P1 आयोटा E1/में C। बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट क्या? जो मैंने लिखा है वो सही लिखा है कि ऊर्जावान एक कण के लिए क्या होगा? सही है। अब मैं क्या करता हूँ? कुछ डाउट नहीं है, ठीक है। तो ये इसको मैं नंबर दे देता हूँ, कितना दे दिया? 3, तो इसको दे देता हूँ 4। ऐसे में क्या करता हूँ? विराम कण B के लिए, विराम कण B के लिए चतुर्विम संवेग, चतुर्विम संवेग। तो देखो जब विराम कण B के लिए लिखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? P2 μ =
P2 और आयोटा E2 अपॉन में C। अब देखो ये वाला जो पार्टिकल है ये P2 कितना दे रहा है अपन को, 0 दे रहा है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, जब इसको मैं लिखूंगा तो ये आ जाएगा 0 आयोटा E2 अपॉन में C, क्योंकि P2 कितना है आपके पास, 0 है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, टक्कर से पूर्व कुल चतुर्विम संवेग, टक्कर से पूर्व कुल चतुर्विम संवेग, देखो टक्कर से पूर्व यदि कुल चतुर्विम संवेग की बात करता हूँ तो टक्कर से पहले का इन दोनों पार्टिकल के लिए बात कर रहा हूँ। मान लेता हूँ कि पी म्यू है वो किसके इक्वल होगा, P1 म्यू के प्लस का P2 म्यू के, और यही होगा आपके पास, देखो टोटल यही तो होगा आपके पास। अब मैं क्या लिखता हूँ, जो P1 म्यू है, P म्यू तो ऐसे का ऐसे लिख दो, P1 म्यू कहाँ से आएगा, P1 म्यू अपन यहाँ से रखेंगे तो P1 आयोटा E1 बाय C प्लस का P2 आयोटा E2 अपॉन में C। ठीक है, अब अपन जानते हैं कि ये वाली तो वैल्यू 0 है, तो इसको तो क्या लिख सकते हैं अपन, P1 लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आयोटा E1 प्लस E2 बाय C। क्यों, क्योंकि ये बीच में क्या है, ऐड है, तो P1 P2 हो जाएगा, तो P2 तो क्या होता है अपने पास, 0 होता है, तो क्या करना है अपन को, ऐड करना है, तो ऐड बताओ ऐसे ही होगा अपने पास, कैसे होगा, यदि अपन इसको ऐड करेंगे तो बताओ ऐसे ही होगा, ये क्या आ जाएगा, P1 और आयोटा E1 प्लस E2, क्योंकि इसमें क्या होगा, P1 प्लस P2 होगा, P2 की वैल्यू 0 हो तो केवल P1 बचेगा, कॉमा आयोटा E1 प्लस E2 होगा, और इसमें भी क्या ऐड हो रहा है तो क्या बचेगा, केवल आयोटा ही बचेगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट, तो ये क्या हो गया आपके पास, P म्यू का वेक्टर, समीकरण नंबर 6। तो कुछ नहीं किया, देखो मैंने कोई रिएक्शन मानी थी, रिएक्शन मानने के बाद ये वाली सब चीज़ें लिखी, उसके बाद ये टक्कर से पूर्व क्या लिखा है, कुल संवेग लिखा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसी का स्वयं के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो स्वयं के साथ मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, देखो जो पीछे प्रोसेस चल रहा था आ रहा था उसी प्रोसेस को अपन फॉलो कर रहे हैं, स्वयं के साथ अदिश गुणनफल करने पर, स्वयं के साथ अदिश गुणनफल करने पर, तो ये क्या हो जाएगा, P म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास, P1 का स्क्वायर, यानी ऐसे ही तो लिखोगे आप, P1 आयोटा E1 प्लस E2 अपॉन में C, एक ब्रैकेट ये हो गया, दूसरा हो जाएगा P1 आयोटा E1 प्लस E2 और C। क्या मैं इसको संयुक्त रूप से लिख सकता हूँ, क्या संयुक्त रूप से लिखोगे तो क्या आएगा बताओ, P1 स्क्वायर माइनस का E1 प्लस E2 का होल स्क्वायर और अपॉन में क्या आएगा, C स्क्वायर, ये किसके इक्वल आएगा, P म्यू स्क्वायर के। यहाँ तक किसी को कोई डाउट। अब क्या करूँ मैं नेक्स्ट, अब मैं करता हूँ कि ये P म्यू स्क्वायर आया है, अब यहाँ पे क्या करूँ, P1 स्क्वायर माइनस का E1 प्लस E2 है, तो यहाँ पे मैं वैल्यू रख सकता हूँ, क्या बताऊँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, P म्यू स्क्वायर यानी P1 स्क्वायर C स्क्वायर माइनस का E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस का 2E1 E2। ठीक है, अब मैं वैल्यू रखता हूँ, अपॉन में क्या आएगा इसके, C स्क्वायर, P1 स्क्वायर C स्क्वायर। देखो यहाँ पे यदि मैं वैल्यू रखता हूँ E1 माइनस का P1 है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, पहले माइनस बाहर ले लेता यहाँ पे और इस टर्म को जस्ट पलट देता, कैसे, यहाँ पे देखो मैंने क्या ले लिया, माइनस बाहर ले लिया, तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ E1 प्लस E2 का होल स्क्वायर अपॉन में C स्क्वायर और माइनस का P1 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अपने पास E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस का 2E1 E2 अपॉन में C स्क्वायर और माइनस का P1 स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ C स्क्वायर पूरे के साथ ले लो, तो यहाँ भी क्या आएगा आपके पास, C स्क्वायर आ जाएगा, P1 स्क्वायर और C स्क्वायर को क्या लिया, पूरे के साथ ले लिया। ठीक है, LCM लेके, तो ये आ जाएगा C स्क्वायर, तो E1 स्क्वायर माइनस का P1 स्क्वायर C स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ, प्लस E2 स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस का 2E1 E2 लिख सकता हूँ, अपॉन में क्या आ जाएगा, C स्क्वायर, तो माइनस E1, देखो यहाँ से क्या आएगा, यानी मैं E1 माइनस P1 स्क्वायर C स्क्वायर किसका इक्वल होता है, समीकरण 1 से M1 C स्क्वायर के, यानी M1 और C4 के। ठीक है, ये M1 C4 हो गया, प्लस का जो E2 है, E2 वाली समीकरण M2 C स्क्वायर क्या आएगा,
m2c², ठीक है, E2 आ गया। फिर क्या 2E1E2, 2E1E2 क्या रहेगा अपने पास, ऐसे का ऐसे रहेगा, अपॉन में क्या आएगा c², और इधर क्या रह जाएगा p²। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, सही किया है अपन ने, कुछ मिस्टेक तो नहीं की। इसको मैं नंबर दे देता हूँ कितना, 7, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट होगा नहीं। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना कि देखो अपन ने यहाँ पे जो वैल्यू रखी है वो कहाँ से रखी, समीकरण 1, समीकरण 1 से और समीकरण 3 से। तो यहाँ पे एक लाइन लिख लेना, क्या लिखोगे कि यहाँ पे जो वैल्यू रखी है वो कहाँ से रखी है, समीकरण 1 व 3 से। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे तो क्या था m1² रख दिया, यहाँ पे क्या था E2² था, और यहाँ पे क्या था ओनली E2 था। तो E2² क्या होएगा, m2² होगा, क्या होगा m2², तो ये m2² और ये हो जाएगा C4, ठीक है। तो एक बार इतना लिखिए, फिर मैं आपको 2-4 लाइन लिखवा के अब अपन कौन से निर्देश तंत्र में बात करेंगे। अब अपन करेंगे जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, जिसमें क्या होता है संवेग का मान कितना होता है, 0 होता है। आप अच्छे से जानते हो, फर्स्ट ईयर के मैकेनिक्स में पढ़ चुके हो, तो उसमें बात करेंगे। तो एक बार इतना लिखिए, फिर मैं 2-4 लाइन लिखवाऊंगा, उसके बाद अपन उसमें बात करेंगे। लिखिए इसको। एक चीज़ और करेक्शन करना इसमें, क्या करोगे, क्योंकि अपन ने E2 की वैल्यू रखी कितनी, E2 जो वैल्यू थी वो रख दी। तो यहाँ पे भी जो अपना E2 है उसमें भी आप वैल्यू रख दो। जो E2 है यहाँ भी क्या आएगा m2 और c², ठीक है। तो वो भी वैल्यू रख देना, क्योंकि बाद में आगे भी जाके रखनी पड़ेगी, तो वो भी रख दो। तो कैसी लग रही है मैथमेटिकल फिजिक्स, एक बार मुझे बताना ज़रूर। आप वापस ये सब वीडियो लेक्चर देख के आप आराम से लिख लिया होगा समीकरण 7 तक। चले आगे, लिख दिया हो तो लिखो इसमें कि अब हम इस नाभिकीय अभिक्रिया का अध्ययन अब हम इस नाभिकीय अभिक्रिया का अध्ययन C निर्देश तंत्र में करते हैं। अब हम इस नाभिकीय अभिक्रिया का अध्ययन C निर्देश तंत्र में करते हैं। माना C निर्देश तंत्र में ऊर्जावान कण A का संवेग, माना C निर्देश तंत्र में ऊर्जावान कण A का संवेग p1 डैश है। माना C निर्देश तंत्र में ऊर्जावान कण A का संवेग p1 डैश है और कुल ऊर्जा E1 डैश है, और विराम कण B का संवेग p2 डैश और विराम कण B का संवेग p2 डैश तथा ऊर्जा E2 डैश है
तो क्या किया मैंने, अब मैं बात कर रहा हूँ किसमें, सी निर्देश तंत्र में, यानी सेंटर ऑफ मास वाले में। तो सी निर्देश तंत्र में क्या होता है बताओ, देखो सी निर्देश तंत्र में क्या होगा, यदि मैं बात करता हूँ किसके लिए, ऊर्जावान कण के लिए, तो जो चीज़ मैंने मानी है वो आपको मैंने थ्योरी में लिखा दिया कि क्या क्या माना है। जो ए पार्टिकल था उसके लिए माना है संवेग तो P1 डैश और ऊर्जा मानी है E1 डैश, और बी के लिए माना है P2 डैश और E2 डैश। तो ऊर्जावान कण ए के लिए, ऊर्जावान कण ए के लिए चतुर्विम संवेग, ऊर्जावान कण ए के लिए चतुर्विम संवेग। तो देखो ऊर्जावान कण ए के लिए चतुर्विम संवेग होगा, तो ऊर्जावान ए कण कौन सा है अपने पास, ऊर्जावान कण ए के लिए चतुर्विम संवेग। जब ए के लिए बात करेंगे तो क्या होगा आपके पास, यदि मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे P1 डैश म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास P1 डैश, ठीक है, प्लस का या कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख लो आयोटा E1 डैश बाय सी, यही होगा आपके पास। बताओ यही होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस सेम प्रोसेस ऊर्जा विराम कण बी के लिए चतुर्विम संवेग, विराम कण बी के लिए चतुर्विम संवेग, तो ये क्या होगा आपका P2 म्यू डैश इज इक्वल टू P2 डैश इज इक्वल टू आई आयोटा E2 डैश अपॉन में सी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, टक्कर के पश्चात कुल चतुर्विम संवेग लिखता हूँ। तो टक्कर के पश्चात कुल चतुर्विम संवेग क्या होगा बताओ, सॉरी टक्कर के पश्चात नहीं, टक्कर से पूर्व। क्यों, क्योंकि ये सी निर्देश तंत्र में बात कर रहे हैं कौन से पार्टिकल की, ए और बी की। ये मान लिए थे कौन से निर्देश तंत्र में, एल निर्देश तंत्र में। तो इसके लिए बात होगा टक्कर से पूर्व कुल चतुर्विम संवेग, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास P म्यू डैश इज इक्वल टू P1 म्यू डैश प्लस का P2 म्यू डैश, ठीक है। ये क्या है, वेक्टर है तो वेक्टर मान लो, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा अपने पास, जब P1 म्यू डैश P2 म्यू डैश हो जाएगा तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं बताओ, इसको कैसे लिख सकते हो आप, P1 म्यू डैश और P2 म्यू डैश है तो इसको कैसे लिखोगे, इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ बताओ, जल्दी बताओ थोड़ा। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि कैसे, इसमें वैल्यू रखूँगा तो क्या आ जाएगा P1 डैश कॉमा आयोटा E1 डैश अपॉन में C प्लस P2 डैश कॉमा आयोटा E2 अपॉन में C, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, P1 डैश प्लस का P2 डैश और ये क्या आ जाएगा आयोटा E1 डैश प्लस का E2 डैश अपॉन में C स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा P म्यू डैश, ठीक है। तो इसका हो जाएगा अपने पास, यानी इसको मैं लिखना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, स्वयं के साथ वापस वही टर्म, स्वयं के साथ क्या करूँ अदिश गुणनफल। तो स्वयं के साथ अदिश गुणनफल करने पर, स्वयं के साथ अदिश गुणनफल करने पर, ठीक है। जब स्वयं के साथ अदिश गुणनफल करता हूँ तो ये क्या आएगा, देखो P म्यू डैश का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा। अब देखो अपने पास जब सी निर्देश तंत्र में बात करते हैं तो P1 डैश और P2 डैश तो क्या होगा 0, यानी सी निर्देश तंत्र में पहले से ही जानते हो, सी निर्देश तंत्र में P1 डैश प्लस P2 डैश तो क्या होगा 0 होगा। पहले से जानते हो कि सेंटर ऑफ मास ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, उसमें संवेग कितना होता है 0 होता है। तो इसका ऐड तो क्या हो जाएगा 0, तो ये क्या देगा 0 आयोटा E1 प्लस E2 अपॉन में क्या है C स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा C स्क्वायर। तो ये जब स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, सेम टर्म ऐसे की ऐसे भी आएगी, सेम टर्म आएगी। तो आयोटा E1 प्लस E2 अपॉन में C स्क्वायर, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा P म्यू डैश स्क्वायर इज इक्वल टू देखो 0 माइनस E1 प्लस E2 का स्क्वायर अपॉन में C4 हो जाएगा, यही होगा C4 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तो क्या किया अपन ने, केवल C आएगा तो C आएगा। यहाँ पे क्या होगा, जब मल्टीप्लाई होगा तब वो C स्क्वायर आएगा, क्योंकि यहाँ तो क्या कर रहे हैं अपन, केवल ऐड कर रहे हैं। तो आयोटा E1 डैश प्लस आयोटा E2 डैश ऐड होगा तो C आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, C स्क्वायर मल्टीप्लाई होने के बाद आएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा,
ये आ जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ पी म्यू डैश इज इक्वल टू माइनस का E1 प्लस E2 डैश अपॉन में सी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे भी मान सकता हूँ, ये डैश में चल रहे थे सब, ठीक है, सब किस में है, डैश में है। तो इसको मैं ऐसे मान सकता हूँ ई डैश इज इक्वल टू E1 डैश प्लस का E2 डैश, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, पी म्यू डैश इज इक्वल टू पी म्यू डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का ई डैश अपॉन में सी स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? कुछ नहीं किया, जो अपन ने पहले किस में लिया था, एल निर्देश तंत्र में, अब लिया अपन ने सी निर्देश तंत्र में। अब देखो सी निर्देश तंत्र में अब क्या आएगा, अपन निश्चितता का गुणधर्म लगाए। तो निश्चितता का गुणधर्म क्या होता है, इनवेरियंस क्या कहता है, इनवेरियंस ये कहता है कि अपने पास जो पी म्यू है, पी म्यू का स्क्वायर है और पी म्यू डैश का स्क्वायर है, वो क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो अब मैं वो ये वैल्यू कहाँ पर रखूंगा, यही जो इसकी वैल्यू आई है, ये दोनों इक्वल है। तो इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जो पी म्यू डैश स्क्वायर होगा वो भी कैसे होगा, माइनस का ई स्क्वायर अपन सी स्क्वायर के होगा। तो एक बार इतना लिखिए, फिर अपन इसको सॉल्व करते हैं। इतना तो आपने लिख ही दिया होता, यहाँ से ये लिखिए, फिर इसको सॉल्व करते हैं। लिख दिया होगा। देखो डेरिवेशन थोड़े लेंथी जरूर है, पर समझने के बाद लेंथी नहीं लगेंगे आपको। और डेरिवेशन की प्रैक्टिस आपको लिख के करनी है, ऐसे नहीं कि आप डायरेक्ट करो। इसको भी हटा देता हूँ, इसकी भी कोई जरूरत है नहीं। मैं ये डेरिवेशन बहुत ही आराम से करवा रहा हूँ आपको, आराम से इसलिए करवा रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, चाहे टाइम ज़्यादा लग जाए। ठीक है, करता हूँ आगे। अब देखो समीकरण किससे, 7 से। समीकरण 7 से क्या आ जाएगा, पी म्यू स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, माइनस का ई डैश, माइनस का ई डैश स्क्वायर होगा ना, क्योंकि ये क्या है, यदि स्क्वायर की टर्म में मानेंगे तो क्या होगा, या फिर इसको डायरेक्ट ही मान लो, ये किसके इक्वल मान लो, स्क्वायर के इक्वल। तो ये डैश हो सकता है, नहीं तो फिर इसको स्क्वायर करोगे, बताओ
जैसे भी मानना हो, यदि स्क्वायर के रूप में माना हो तो स्क्वायर के रूप में मानो, चलो स्क्वायर ही मान लो उसे। तो ये क्या हो जाएगा, पी म्यू डैश किस फॉर्म में हो जाएगा, यदि ये ऐसे माने तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी क्या होगा स्क्वायर, तो ये भी क्या होगा ई डैश स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू समीकरण 7 क्या थी अपने पास, माइनस का m1 स्क्वायर c4 m2 स्क्वायर c4 प्लस का 2e1 m2 c स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। ठीक है, तो ई डैश इज इक्वल टू कितना आया अपने पास, m1 स्क्वायर c4 प्लस m2 स्क्वायर c4 प्लस का 2em2 c स्क्वायर और साथ में क्या आ जाएगा अंडर रूट। तो एक बार तो ये रिएक्शन को मैं नंबर दे देता हूँ कितना, 8, कितना दे देता हूँ 8। अब मैं क्या करता हूँ, ये समीकरण दे दिया मैंने 8। अब इसके बाद क्या करें, इसके बाद मैं करता हूँ कि इसमें कुछ लाइन लिख लो आप। यदि मैं कुल ऊर्जा की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, कुल ऊर्जा की परिभाषा। तो देखो अब अपन किसके लिए लिखेंगे, सी और डी के लिए। कुल ऊर्जा की परिभाषा से, तो कुल ऊर्जा क्या होती है अपने पास, देखो कुल ऊर्जा, बताओ कुल ऊर्जा क्या होगी, एक तो अपने पास होगी गतिज ऊर्जा और एक होगी विराम द्रव्यमान ऊर्जा। तो मैं लिख सकता हूँ विराम द्रव्यमान ऊर्जा प्लस का गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, कुल ऊर्जा इज इक्वल टू m0 c स्क्वायर प्लस का गतिज ऊर्जा मान लेता हूँ t। ठीक है, अब मैं यदि दोनों पार्टिकल के लिए अलग अलग लिखूँ, किसके लिए, c के लिए और d के लिए, कौन से निर्देश तंत्र में ये लिख रहे हैं अपन, ये भी लिख रहे हैं c निर्देश तंत्र में। तो टक्कर के पश्चात कुल ऊर्जा c निर्देश तंत्र में। ठीक है, तो देखो सी निर्देश तंत्र में कुल ऊर्जा लिखने जा रहे हैं अपन। तो सबसे पहले मैं किसकी लिखूं, पार्टिकल सी की, सी कण के लिए। तो सी कण के लिए बताओ क्या होगी, मैं मान लेता हूँ E3 डैश इज इक्वल टू क्या होगा अपने पास, m3c स्क्वायर प्लस का T3 मान सकता हूँ। ऐसे ही मैं यदि डी के लिए मानूँ, डी कण के लिए, तो वो क्या हो जाएगा अपने पास, E4 डैश इज इक्वल टू m4c स्क्वायर प्लस का T4, यही होगा अपने पास, क्योंकि जो अपन ने विराम द्रव्यमान ऊर्जा मानी है वो मानी। तो अब उत्पादों की कुल ऊर्जा माने तो उत्पाद की कुल ऊर्जा, तो उत्पाद की कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी आपके पास, देखो E3 डैश प्लस का E4 डैश। ठीक है, तो ये क्या होगी अपने पास, m3c स्क्वायर प्लस m4c स्क्वायर प्लस का T3 प्लस का T4 आएगा। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, तो ये टोटल ऊर्जा है। और इसको भी मैं मान लेता हूँ कि ये किसके इक्वल होगा, ई डैश के, तो ये हो जाएगा m3c स्क्वायर प्लस m4c स्क्वायर प्लस का T3 और प्लस का T4। अब अपन को क्या चाहिए, अब अपन को चाहिए कि जो अभिक्रिया रिएक्शन स्टार्ट होती है उसमें जो काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम होनी चाहिए। तो न्यूनतम काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, न्यूनतम से न्यूनतम नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो कितनी होगी, 0 होगी। तो अपन क्या कहेंगे कि यहाँ पे जो न्यूनतम गतिज ऊर्जा होती है T3 और T4 वो कितनी होती है, 0 होती है। तो वहाँ वो अपन लिख सकते हैं कि जो न्यूनतम गतिज ऊर्जा होगी वो कितनी होगी, 0। तो इसके बाद एक बार ये लिखिए और इसके बाद 2 लाइन लिखिए आप। ये इतना पार्ट लिखिए, फिर इसके बाद 2 लाइन लिखिए।
लिख दिया गया। इसके बाद लिखिए 2 लाइन कि ऊर्जावान कण की वह न्यूनतम गतिज ऊर्जा, ऊर्जावान कण की वह न्यूनतम गतिज ऊर्जा जिसके द्वारा, ऊर्जावान कण की वह न्यूनतम गतिज ऊर्जा जिसके द्वारा उत्पाद कणों की गतिज ऊर्जा शून्य प्राप्त होती है। ऊर्जावान कण की वह न्यूनतम गतिज ऊर्जा जिसके द्वारा उत्पाद कणों की गतिज ऊर्जा शून्य प्राप्त होती है, अर्थात उत्पाद कण विराम अवस्था में प्राप्त हो, अर्थात उत्पाद कण विराम अवस्था में प्राप्त हो, तो यह दहलीय अभिक्रिया ऊर्जा कहलाती है। तो यह दहलीय अभिक्रिया ऊर्जा कहलाती है। तो यह दहलीय अभिक्रिया ऊर्जा कहलाती है। और दहलीय अभिक्रिया ऊर्जा को TTH, दहलीय अभिक्रिया ऊर्जा को TTH या KTH से व्यक्त करते हैं। दहलीय अभिक्रिया ऊर्जा को TTH या KTH से व्यक्त करते हैं। अब क्या करता हूँ देखो, मैं अब यही करता हूँ अपने पास क्या कि अपने पास TTH कितनी है अपने पास, मिनिमम तो मैं कह सकता हूँ कि T3 और T4 मिनिमम कितना हो सकता है 0। तो इसका मतलब यहाँ से जो E डैश आएगा वो कितना आएगा आपके पास M3C² प्लस का M4C²। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? समीकरण नंबर दे देता हूँ कितना, 8 आ गया था, यहाँ पे दे देता हूँ 9, यहाँ पे दे देता हूँ 10। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये आ गया। अब इसके मैं लिखता हूँ मैं किसके लिए, अब दहलीय अभिक्रिया ऊर्जा किसके लिए होगी, पार्टिकल ए के लिए होगी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एक कण के लिए एल निर्देश तंत्र में, तो देखो एक कण के लिए एल निर्देश तंत्र में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे अपन, इसकी जो ऊर्जा लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, E1² यानी E1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे अपन, गतिज ऊर्जा तो वही विराम द्रव्यमान की M1C² प्लस का T1 लिखेंगे। और यहाँ पे T1 क्या होगा, वही थ्रेशोल्ड होगा। थ्रेशोल्ड क्यों होगा, क्योंकि जो थ्रेशोल्ड एनर्जी आएगी या दहलीय अभिक्रिया ऊर्जा आएगी वो कौन से पार्टिकल, यही तो पार्टिकल टकराएगा जब भी तो रिएक्शन पॉसिबल होगी, इसलिए अपन इसके लिए लिख रहे हैं। तो ये हो जाएगा अपने पास E1 इज इक्वल टू M1C² प्लस का TTH। अब ये वाली वैल्यू अपन कहाँ रखेंगे, ये वाली वैल्यू रखेंगे अपन किस में, बताओ किस में रखेंगे, ये वाली वैल्यू रखेंगे अपन इसमें, समीकरण नंबर किसमें, 8 में, समीकरण 8 में। तो समीकरण 8 में 10 से, समीकरण 8 में 10 से मान रखने पर, 10 से मान रखने पर, अब देखो ये सब मान अपन यहाँ पे रखेंगे, जहाँ जहाँ अपना E1 है उसकी जगह क्या रखेंगे अपन, ये वाली टर्म रखेंगे। तो क्या आ जाएगा आपके पास, थ्रेशोल्ड एनर्जी आ जाएगी। एक बार शायद ये वाली टर्म आपको नहीं दिख रही तो मैं एक बार कैमरा घुमा के दिखा लेता हूँ आपको, शायद हल्की सी कट हो रही है, देख लो जो साइड में है माइनस का ओनली आयोटा है, E1 डैश प्लस E2 डैश है, ठीक है, और कुछ नहीं है, देख ली। अब चलते आगे, अब अपन को निकालने की जो थ्रेशोल्ड एनर्जी अब यहाँ से निकल जाएगी, क्योंकि अपने पास TTH वाली टर्म आ गई है, ये TTH वाली टर्म यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी। अब टेंशन मत लो, एंडिंग में चल रहे हो आप। डस्टर भी घिस गया अब तो। अब क्या होगा देखो, यहाँ पे मैं समीकरण में वैल्यू रखता हूँ
यानी इसमें वैल्यू रख सकता हूँ डायरेक्ट किसमें, E1 वाले में, यानी मैं समीकरण 8 में मान रखता हूँ। तो देखो इसको तो मैं वापस वही लिख लेता हूँ, E1 डैश का स्क्वायर, सॉरी E डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू M1 स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि M1 C स्क्वायर और स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये वापस क्या होगा, M1 स्क्वायर C4 ही होगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ M2 स्क्वायर न लिख के C स्क्वायर, इसको भी स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस का 2। देखो अब E1 का मान रखना है तो E1 क्या आ जाएगा अपने पास, M1 C स्क्वायर प्लस का TTH, ठीक है, थ्रेशोल्ड आ जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा M2 C स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा M1 C स्क्वायर स्क्वायर प्लस M2 C स्क्वायर का स्क्वायर प्लस, देखो इसमें मल्टीप्लाई होगा कैसे, 2 M1 C स्क्वायर और M2 C स्क्वायर, ठीक है, प्लस का क्या आएगा 2TTH M2 C स्क्वायर। यहाँ तक किसी को भी प्रॉब्लम, ठीक है, चलो सही है। अब अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, जो E1 डैश स्क्वायर था, तो E1 डैश स्क्वायर की जगह अपन क्या रख सकते हैं, ये वैल्यू भी रख सकते हैं, पर ये किस में है, स्क्वायर में नहीं है क्या, ये वाली स्क्वायर में नहीं आई थी क्या अपनी वैल्यू, समीकरण जो 10 लिखी है वो स्क्वायर में नहीं आई तो गड़बड़ हो जाएगी। सॉरी हाँ, एक मिनट देख चेक कर लेता हूँ मैं एक बार। देखो अपने पास E1 आया था M3 C स्क्वायर प्लस M4 C स्क्वायर, ठीक है, E डैश, और इसको मैं ऊर्जा संरक्षण नियम से थी यहाँ पे लगा देता हूँ, यानी E1 डैश की वैल्यू यहाँ से समीकरण 10 से समीकरण 8 में पहले रख लेते, तो ये क्या आएगा, ये इसके इक्वल टर्म आ जाएगी और फिर ये आ जाएगी। तो ऐसे कर लेते एक बार, नहीं तो ये वापस लंबा हो जाएगा। क्या कर रहे हैं अपन, देखो एक बार, यानी जो ये वाली वैल्यू आई थी, क्या यहाँ तक तो आपने निकाल दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जो E1 की वैल्यू आई थी कौन सी, ये तो ऐसे का ऐसे, पहले मैं इन दोनों को इक्वल कर देता हूँ। समीकरण 8 और 10 से देखो E1 डैश क्या मान आ गया था, तो E1 डैश इसके इक्वल आएगा। तो समीकरण 8 व 10 से, तो समीकरण 8 व 10 से क्या आएगा, M3C स्क्वायर प्लस M4C स्क्वायर, ये इसका अंडर रूट हटेगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या आएगा, M1 स्क्वायर C4 प्लस का M2 स्क्वायर C4 प्लस का 2M1 M2 स्क्वायर C स्क्वायर, ठीक है, ये आएगा। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अब मैं E1 का मान रखता हूँ समीकरण 10 से इसमें, तो समीकरण 10 से, ये दोनों 10 नहीं, ये 11 है फिर, ठीक है, समीकरण 11 से E1 का मान रखने पर, E1 का मान रखने पर, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, देखो E1 का मान रखोगे तो M3C स्क्वायर प्लस M4C स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास M1 स्क्वायर C, इसको मैं ऐसे लिख होल स्क्वायर की टर्म में बनाना चाहता हूँ, तो M2C स्क्वायर का C स्क्वायर प्लस का 2, E1 का मान क्या हो जाएगा M1C स्क्वायर प्लस TTH, ठीक है, ये ब्रैकेट और साथ में M2C स्क्वायर। तो ये तो ऐसे की ऐसे चलेगी, और ये क्या हो जाएगा MC स्क्वायर का स्क्वायर प्लस M2C स्क्वायर का स्क्वायर प्लस का, देखो एक टर्म हो जाएगी अपने पास 2M1C स्क्वायर 2M2C स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का क्या होगा 2TH M2C स्क्वायर। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट होगा नहीं। अब क्या करें अपन ये करते हैं कि ये टर्म ऐसे की ऐसे,
ये क्या बन गया देखो, m1c² m2c² m1c² m2c², यानी m1c² प्लस m2c² का क्या बनेगा, होल स्क्वायर बन जाएगा, प्लस का 2th और m2c², ठीक है। और इधर ये टर्म है ही है, तो इसका मतलब मैं th निकालने के लिए क्या कर सकता हूँ, इस टर्म को क्या कर दो, इधर भेज दो, यानी मैं ऐसे लिख सकता हूँ m3c² प्लस m4c² का स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस का m1c² प्लस m2c² का होल स्क्वायर, और 1 में क्या आएगा 2m2c²। बताओ यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ये अपना क्या निकल गया, टी थ्रेशोल्ड निकल गया। तो इसमें मैंने पहले यही बताया था, पहले क्या मैंने यही तो बताया था कि जो मास डिफेक्ट होता है उसी का अंतर आता है, वही क्या होती है अपने पास एक तरह से थ्रेशोल्ड आता है। तो देखो आ गया अपने पास, आ गया या नहीं आया बताओ। अब मैं क्या करता हूँ, और कुछ इसमें मॉडिफाई करना हो तो आप c² यहाँ से देखो, यहाँ से c² है, c² है, c² है, c² और होल स्क्वायर है। यदि मैं वो यहाँ से कॉमन निकालूँ तो क्या आएगा, c4 अपॉन में 2m2c², और ये क्या आ जाएगा अपने पास m3 प्लस m4 का होल स्क्वायर माइनस का m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। c² से c² कट जाएगा, तो th इज इक्वल टू 1/2mt m3 प्लस m4 का होल स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी अपना क्या है थ्रेशोल्ड का, ये भी कह सकते हो मॉडिफाई करके तो आप बहुत सारी टर्म निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये भी अपनी क्या है एक थ्रेशोल्ड वाली टर्म है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिखिए, इतना लिखिए, ये देखो कटेगा तो c² आएगा, ठीक है, c4 कटा है तो c² ऊपर तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। लिखिए इसको, फिर आगे करते हैं। ये तो आपने लिख ही दिया था, लिख दिया था ना शायद, ये तो हाँ ये तो लिख ही दिया था। देखो यदि क्लास में होता तो ये डेरिवेशन एक क्लास में तो पॉसिबल नहीं थे पूरे। यदि ऑफलाइन क्लास में अपन कराते तो क्या एक क्लास में ये पॉसिबल थे क्या? बिल्कुल नहीं थे। ये इनको आगे से आगे चलना पड़ता लेके। तो कम से कम ये डेरिवेशन 2 दिन का था आपके क्लास में। यहाँ तो देखो एक ही दिन में कवर हो रहा है।
ठीक है, अब क्या आएगा, सोचो अब क्या आएगा। अब अपने पास क्या आएगा, देखो टी टी एच क्या आया अपने पास, टी टी एच इज इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन में 2m2। अब मैं क्या इसको देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकता हूँ क्या, देखो ऐसे लिख सकता हूँ। तो ए प्लस बी लिखता हूँ तो m3 प्लस m4, ठीक है, प्लस का m1 प्लस का m2, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ एक ब्रैकेट। तो ये तो मैंने क्या लिख दिया, a प्लस बी, a माइनस बी लिखूंगा तो क्या आएगा, m3 प्लस का m4 माइनस का m1 प्लस का m2, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास सी स्क्वायर अपॉन, पहले मैं इस तरीके से, मैंने पहले क्या बताया था कि m3 प्लस का m4 माइनस का m1 प्लस का m2 यानी फाइनल मास माइनस इनिशियल मास होता है, तो उसको मैं क्या लिखता हूँ, डेल m लिखता हूँ। तो ये तो क्या हो गया अपना डेल m, और यदि मैं m3 और m4 की वैल्यू निकालता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, डेल m प्लस का m1 प्लस m2, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को मैं यहाँ पे काम में लेता हूँ तो टी थ्रेशोल्ड क्या आ जाएगा अपने पास, सी स्क्वायर अपॉन में 2m2, ये डेल m है तो ये अपना क्या आ जाएगा डेल m, और ये हो जाएगा अपने पास m3 प्लस m4 तो ये हो जाएगा डेल m प्लस m1 प्लस m2, ठीक है। और ये पूरा ब्रैकेट ऐसे का ऐसे तो m1 प्लस का m2, कोई डाउट। ये हो जाएगा अपना देखो डेल m सी स्क्वायर 2m2 को मैं उधर भेज दूँ तो ये क्या आएगा, देखो 2m1 अपॉन में 2m2 नीचे आ जाएगा प्लस का 2m2 अपॉन में 2m2 प्लस का डेल m अपॉन में 2m2। तो देखो ये वाला क्या आ जाएगा आपके पास, ये वाला आ जाएगा आपके पास डेल m सी स्क्वायर m1 प्लस का m2, ये 1 प्लस का डेल m अपॉन में 2m2। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, टी थ्रेशोल्ड इज इक्वल टू डेल m सी स्क्वायर तो 1 प्लस m1 बाई m2 प्लस का डेल m और 2m2। यही क्या है अपनी दहली अभिक्रिया ऊर्जा का क्या है, व्यंजक है। यही क्या है अपनी दहली अभिक्रिया ऊर्जा का व्यंजक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि यही क्या है अपनी दहली अभिक्रिया ऊर्जा का व्यंजक है। ठीक है, तो इसी तरह से अपना ये वाला डेरिवेशन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। थोड़ा लेंथी जरूर था पर यदि आप समझ लोगे सही तरीके से तब तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं किया मैंने, प्रोसेस बता देता हूँ आपको वापस। सबसे पहले मैंने क्या माना, इसको डिफाइन किया है दहली अभिक्रिया ऊर्जा को कि फाइनल मास माइनस इनिशियल मास को डेल एम कैसा होना चाहिए, धनात्मक। धनात्मक जब होगा जब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, न्यूनतम होगी, वही क्या कहलाएगी, दहली अभिक्रिया ऊर्जा कहलाएगी। उसके बाद मैंने क्या किया, एक रिएक्शन मानी ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। ए क्या है, बी टारगेट है, ए उससे टक्कर करता है, तो उसके लिए मैंने चतुर्विम संवेग लिखे चारों के लिए। उसके बाद चतुर्विम संवेग लिखने के बाद उसमें टक्कर से पहले का संवेग लिखा, टक्कर के बाद का संवेग लिखा, उसको सॉल्व किया। उसके बाद मैंने क्या किया, सी निर्देश तंत्र में वापस लिखा, तो सी निर्देश तंत्र में उसको कैलकुलेट किया। तो सी निर्देश तंत्र में हम जानते हो कि संवेग कितना होता है, शून्य होता है, तो वहाँ से वापस ई निकाला। फिर वापस क्या किया, जो एक पार्टिकल था E1 था, उसको एल निर्देश तंत्र में उसकी इक्वेशन लिखी और वैल्यू रख के उसको पुटअप करके क्या निकाला अपन ने, क्योंकि जो काइनेटिक थ्रेशोल्ड एनर्जी आएगी वो क्यों कौन से के लिए आएगी, ए पार्टिकल के लिए, फर्स्ट पार्टिकल जो टकरा रहा है ऊर्जावान पार्टिकल है उसके लिए आएगी। तो ऊर्जावान पार्टिकल के लिए E1 के लिए मैंने क्या लिखा, एल निर्देश तंत्र में थ्रेशोल्ड वाली इक्वेशन लिखी और E1 की वैल्यू सभी में पुटअप कर दी। ठीक है, तो ये आपका आ गया इस तरह से। इसको केवल यहाँ पे सॉल्व किया है, बाकी कुछ नहीं किया। तो अपना जो फाइनल आंसर आएगा वो ये आएगा, डेल एम सी स्क्वायर 1 प्लस m1 बाई m2 प्लस डेल एम अपॉन 2m2। अब बताओ ये डिपेंडेंट किस पर है। यदि मैं बात करूँ कि दहली अभिक्रिया ऊर्जा किस पर डिपेंड करती है, डेल एम क्या है, फाइनल मास माइनस इनिशियल मास, m1 m2 क्या है, m1 क्या है स्टार्टिंग का पार्टिकल, m2 जो रेस्ट वाला पार्टिकल है, और डेल m वही मास डिफरेंस और डेल m2। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी यदि रिएक्शन आ जाए उसका मास दिया हुआ हो तो आप थ्रेशोल्ड एनर्जी आराम से यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, और इसी डेरिवेशन को आप पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स यूनिट आपके जो थर्ड ईयर में है उसमें भी पढ़ेंगे। पर वहाँ पे क्या होगा आपके पास, वहाँ पे केवल वो होगा कि ये वाला डेरिवेशन चतुर्विम संवेग में ना होकर डायरेक्ट होगा। ठीक है,
तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। इसको आप लिख लीजिए। आप सभी को धन्यवाद। आप इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो इस यूनिट का एक लास्ट डेरिवेशन रहा है जो अपन कल इसको यूनिट को एंड कर देंगे और नई यूनिट स्टार्ट करेंगे इसी बुक की, ठीक है। और जो भी नए स्टूडेंट आपके ज्वाइन होना चाहते हैं उनको बताइए कि सिलेबस अब चल रहा है, सही तरीके से ही चल रहा है, तो आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें ऐप को।